Okay, so we are starting with a new AS today, and that is AS 28 impairment of asset. बेटा इसके पहले जब आपका ग्रुप 1 ग्रुप 2 में अलग अलग अकाउंट्स था प्रीवियस सिलेबस में, AS 28 तब नहीं था। AS 28 आपको एक्चुअल में डायरेक्ट फाइनल लेवल में आके पढ़ना था इन द नेम ऑफ इंड AS। ठीक है, इंड AS के नाम से आपको इम्पेयरमेंट पढ़ना था, जो आप अभी भी पढ़ोगे FR में, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फाइनल्स में। बट एज ऑफ नाउ उन्होंने अब इंटर लेवल में भी आपको इम्पेयरमेंट डाल दिया। नाउ दिस इज वेरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन, इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट। कल मैंने मतलब जो प्रीवियस सेशन लिया था अपने AS 26 का इंटेंजिबल का, तब भी मैंने आपको बताया था कि AS 28 इज इंपॉर्टेंट इम्पेयरमेंट। व्हाट इज एग्जैक्टली इम्पेयरमेंट? इम्पेयरमेंट मैंने आपको प्रीवियस में कब बताया था, कब इम्पेयरमेंट करना चाहिए? हाँ, जब बुक वैल्यू आपकी रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा है तो आपको इम्पेयरमेंट करना चाहिए, राइट? अब इस AS में हम ये सीखेंगे कि ऐसा क्यों होता है, why this happens और what are the reasons and why should we do this, ठीक है, and when to do this, right? तो यहाँ पे AS 28 talks about impairment of asset। पहले तो मैं आपको बता दूं कि impairment में आपको रोल 3 पार्ट पढ़ना है। आज हम बेसिक पार्ट पढ़ने वाले हैं, आज हम सिर्फ बेसिक पार्ट पढ़ने वाले हैं। बेसिक और 90% ऑफ द टाइम आपको क्वेश्चंस बेसिक पे ही नहीं, 90% ऑफ द टाइम दो थ्योरी क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको। एक है CGU पे, CGU इज कैश जनरेटिंग यूनिट। कैश जनरेटिंग यूनिट, उसको सेपरेट एसेट मानना है, एज अ ग्रुप मानना है, ये नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। और थर्ड है रिवर्सल। क्या कभी कभार आपका इंपेयरमेंट रिवर्स हो सकता है? द आंसर इज यस। तो ये 3 पार्ट्स आपको पढ़ने हैं, जिसमें से आज हम पार्ट पढ़ने वाले सिर्फ बेसिक। ठीक है, टुडे विल ओनली कवर बेसिक। मैं आपको पहले बताऊंगा, थोड़ा मैं ऑलरेडी बता चुका हूं AS 26 में, आज हम और डिटेल में पढ़ेंगे एंड इसमें हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, तो AS 26 व्हाट इज एग्जैक्टली इंपेयरमेंट? इंपेयरमेंट का मतलब क्या होता है? इंपेयरमेंट का मतलब होता है द रिडक्शन इन द वैल्यू। इंपेयरमेंट का मतलब क्या होता है? द रिडक्शन इन द वैल्यू। एसेट की वैल्यू कम हो रही है, एसेट की वैल्यू कम हो रही है। एंड व्हाट इज इंपेयरमेंट लॉस? तो लॉस इज नथिंग बट अमाउंट बाय व्हिच द CA इज ग्रेटर देन RA। नाउ व्हाट इज CA, व्हाट इज RA? ये नीचे सब लिखा है मैंने, CA सब लिखा है मैंने। व्हाट इज CA? दैट इज द कैरिंग अमाउंट, इन शॉर्ट द बुक वैल्यू। अब मैंने बुक वैल्यू वर्ड क्यों नहीं यूज किया? क्योंकि AS ने वर्ड कैरिंग अमाउंट यूज किया बार बार, तो आपको कैरिंग अमाउंट ही यूज करना पड़ेगा। व्हेनेवर यू राइट थ्योरी पॉइंट, यू हैव टू राइट द कैरिंग अमाउंट, नॉट द बुक वैल्यू। इन शॉर्ट, आपकी जो बुक्स में वैल्यू दिख रहा है ना, उसको हम कैरिंग अमाउंट बोलते हैं, राइट? तो AS ने वर्ड यूज किया कैरिंग अमाउंट, तो यू हैव टू यूज द वर्ड कैरिंग अमाउंट। मैंने इसलिए यहाँ पे नोटेशन लिख के रखे हैं क्योंकि यहाँ से आगे जब भी मैं क्वेश्चन लिखाऊंगा मैं CA और RA बोलूंगा, तो आपको समझ में आना चाहिए CA क्या है, RA क्या है, राइट? तो CA इज नथिंग बट द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड प्रीवियस इंपेयरमेंट लॉस इफ एनी। अगर आपने पहले भी कुछ लॉस बुक किया होगा तो लॉस बुक करना मतलब कहना है बेटा उसकी वैल्यू कम करना। एक एग्जांपल ले रहा हूं। एग्जांपल, मैंने परचेज किया था, मान लेते हैं 100 करोड़ में। मैंने पहले साल डेप्रिसिएट किया 10% के हिसाब से, 10% SLM के हिसाब से 10 करोड़। फिर से मैंने डेप्रिसिएट किया, वैल्यू कितनी आ गई? 80 करोड़। 2 साल बाद मेरी वैल्यू दिख रही है 80 करोड़ मेरे बुक्स में। नाउ दिस बिकम्स अ कैरिंग अमाउंट, दिस बिकम्स अ कैरिंग अमाउंट। बट मैंने क्या चेक किया कि 80 करोड़ अब मुझे ये मशीनरी और आने वाले कितने सालों में कितना कमा के देने वाली है, कितना कमा के देने वाली है, राइट? तो मैंने सोचा ये अगले साल मुझे, जो अगला साल आएगा उसमें मुझे वो 30 करोड़ कमा के देगी, देन 40 करोड़ कमा के देगी, देन 20 करोड़ कमा के देगी, देन 30 करोड़ और कमा के देगी, और ये 10 करोड़ कमा के देगी। ये आने वाले सालों में इतना मुझे कमा के देने वाली है मशीन। समझ में आ रहा है? कितना कमा के देगा मुझे वो? 130, राइट? लेकिन आज कमा के दे रहा है क्या? नहीं। तो हम क्या करते हैं, उसको आज की वैल्यू पे लेके आते हैं, इन शॉर्ट प्रेजेंट वैल्यू, राइट? उसको हम प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आते हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू पे कितना मिल रहा है? व्हाटएवर द डिस्काउंटिंग फैक्टर इज 10, 15, 20, जो भी दिया रहेगा आपको दिया रहेगा। क्या डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालना आता है सबको? कैसे निकालते हैं? 1 डिवाइड बाय 1 प्लस i, दैट इज 1 पॉइंट समथिंग। अगर 10% है तो 1.1, 15 है तो 1.15 एंड सो ऑन, और हमें ये वैल्यू निकालनी पड़ती है। ये प्रेजेंट वैल्यू बोलते हैं, राइट? और हम इसे कंपेयर करते हैं। अगर मान लेते हैं ये 90 आया, तो इंपेयरमेंट करने की जरूरत है क्या? नहीं। लेकिन अगर ये 75 आ गया तो 5 के इंपेयरमेंट करना पड़ेगा। मतलब इन शॉर्ट, आपकी बुक्स में 80 करोड़ दिख रहा है, लेकिन उससे बेनिफिट आपको मिलने वाला है 75, तो क्यों 80 बताया? क्यों ओवरसेट कर रहे हो आपका एसेट? कम करो उसको। तो क्या मैं इंपेयरमेंट बुक कर सकता हूं? द आंसर इज यस। मैंने यहाँ पे इंपेयरमेंट लॉस बुक कर देना चाहिए। इंपेयरमेंट लॉस बुक करना चाहिए कितना? 5 करोड़। मतलब मेरे लिए वैल्यू अब कितना हो गया? 75। कैन आई से दिस इज द रिवाइज्ड CA नाउ, रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट। मेरे बुक्स में अभी 75 दिख रहा है, इसलिए उसने क्या बोला? व्हाट इज कैरिंग अमाउंट? व्हाट इज कैरिंग अमाउंट? इट इज द बुक वैल्यू आफ्टर डेप्रिसिएशन, आफ्टर 2 years depreciation and after impairment loss, previous impairment loss if any। अगर मैं ऑलरेडी कुछ लॉस बुक कर चुका तो वो भी माइनस करने के बाद जो मेरे बुक्स में आउटर कॉलम दिख रहा है, that is the value of that is the known as the carrying amount, is the point you get, right? in short मेरे बुक्स में आज कितना दिख रहा है?
मेरे बुक्स में कितना दिख रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, कैरिंग अमाउंट। नाउ व्हाट इज रिकवरेबल? रिकवरेबल एज 26 ने बहुत आसान बोला था, प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आओ, प्रेजेंट वैल्यू पे। बट यहाँ पे रिकवरेबल अमाउंट सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू नहीं है, एक्चुअल में रिकवरेबल वहां पे प्रेजेंट वैल्यू नहीं था, लेकिन वो कांसेप्ट उसको मिक्स नहीं करने वाले थे। अब प्रॉपर सीखना व्हाट इज एक्चुअली रिकवरेबल अमाउंट। बेटा रिकवर करना मतलब कहने से वो एसेट्स मुझे कितना पैसा मिलने वाला है, राइट। अब मैं एक चीज पूछ रहा हूं आपसे, मुझे एक बार बताना, आज की डेट मान लेते हैं 31 मार्च 2023 है एग्जाम्पल, ठीक है। मैं आज के आज अगर बेचना चाहूं, सेल करना चाहूं, तो आई विल गेट 100 करोड़। यस, आई हैव टू ऑप्शंस, या तो बेच दो तुरंत या तो खुद यूज कर लो। दो ऑप्शन है ना मेरे पास, या तो मैं बेच दूंगा या फिर मैं खुद यूज करूंगा। और अगर खुद यूज करूंगा, खुद यूज करने कब यूज करूंगा बेटा, जब मुझे 100 करोड़ से ज्यादा मिलेगा। ये बात मानते हो क्या? नहीं तो मैं यूज नहीं करूंगा। अगर मुझे 100 करोड़ से कम मिलेगा, विल यू यूज? आप क्या बोलोगे, अरे छोड़ना, बेच देना, 100 करोड़ अभी मिल रहा है ना। समझ में आ रहा है? तो अब ये 100 करोड़ में आज बेच सकता हूं, आज के आज। और अगर मैं नहीं बेचूं तो क्या मैं यूज करूंगा? आई यूज, राइट। और यूज करके, ये ईयर 0 है, ईयर 1 में आई विल गेट, मान लेते हैं 50 करोड़, ईयर 2 में आई विल अर्न 30 करोड़, ईयर 3 में आई विल अर्न 40 करोड़। 3 साल और मशीन चलेगी और 3 साल में मैं 50, 30 और 40 कमाने वाला। कितना मिलने वाला है टोटल? 120। लेकिन ये 120 आज नहीं बताना यार, 120 को आज के वाले पे लाना पड़ेगा, प्लस प्लस प्लस। 3 साल बाद क्या मैं ये मशीनरी को स्क्रैप कर सकता हूँ? 3 साल बाद कुछ स्क्रैप भी मिलेगा ना मुझे, तो क्या वो भी लेना पड़ेगा? स्क्रैप को एक और वर्ड यूज करते हैं, रेसिडुअल वैल्यू। स्क्रैप को हम क्या यूज करते हैं? रेसिडुअल वैल्यू। तो यहाँ पे ये रेसिडुअल वैल्यू कब मिलेगा? 1 में, 2 में, 3 में, या 3 में? 3 में मिलने वाला, राइट। ये 4 में नहीं जाएंगे हम, चौथे साल में नहीं बेचेंगे, थर्ड ईयर में बेचेंगे। तो थर्ड ईयर में मान लेते हैं मुझे 2 करोड़ और मिल जाएगा स्क्रैप भंगार के भाव। समझ में आ रहा है? तो क्या इसको आज की वैल्यू पे लाना पड़ेगा? चलो चेक करता हूं, मुझे 10% ला के दो आंसर। आता है क्या सबको 10% लाना? जल्दी। थैंक यू करण, आपको याद है, बहुत खुश हुआ। क्या एक एक निकाल रहे हो क्या? अच्छा, मैं हेल्प करूँ आपकी? एक एक करके मत बताओ, पूरा टोटल बताओ, मैं एक एक लिखूंगा क्या? इज इक्वल टू प्लस में नहीं चलने वाला है, एनयूटी थोड़ी है ये, एनयूटी 101 पॉइंट। बेटा यहाँ पे डिस्काउंटिंग फैक्टर का एक बात आता है जो प्रॉपर एफएम टर्म है, डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट 10%। बताओ 0.9090। नेक्स्ट 8264 7561 है या 31 है? 13 है क्या? एंड 0.6824 ना, 30। ओके, करो मल्टीप्लाई प्रेजेंट वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई करो। हाँ, आप टोटल दे सकते हो क्या? अरे क्या ये, तो प्रेजेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करो और टोटल लो। क्या हुआ? थर्ड ईयर में देखिए क्या लिखो? ठीक है, आ रहा है कि 101.8। हाँ, अब मुझे बताओ 10 मतलब 100 करोड़ मिलने वाले हैं, विच वन इज बेटर फॉर यू, टू सेल इट और टू यूज इट? ऑब्वियसली आई यूज। अरे 1.8 करोड़ ज्यादा मिल रहा है मुझे आज की वैल्यू पे, मैं बोलूंगा नहीं बेचने का मुझे, मैं यूज करूंगा उसको। समझ में आ रहा है क्या? तो विच वैल्यू डिड यू पिक, कहने से विच एवर इज हायर। तो ये जो ये निकाला ना आपने, ये इसको यूज किया, तो इसको हम बोलते हैं वैल्यू इन यूज। इसको हम क्या बोलते हैं? वैल्यू इन यूज। एंड इसको हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस। तो विच विल आई टेक, विच एवर इज हायर। जो हायर रहेगा मैं वो चूज करूंगा। अरे गेटिंग इस पॉइंट, तो जो हायर रहेगा वो मेरे लिए आंसर रहेगा। तो अगर मेरे बुक्स में, अगर मेरी बुक वैल्यू जिसको हम कैरिंग वैल्यू बोलते हैं, अगर मेरे बुक्स में 90 है, 90, तो व्हाट इज द रिकवरेबल अमाउंट? इन दोनों में से रिकवरेबल अमाउंट क्या है? 100 या 101? आई विल से 101 बिकॉज विच एवर इज हायर, राइट। अब तक क्या हो रहा था, जो इंटेंजिबल एसेट था, इंटेंजिबल में ये वाला पॉइंट मिसिंग रहता था हमेशा। हम हमेशा प्रेजेंट वैल्यू निकालते थे, और वो भी प्रेजेंट वैल्यू निकालते नहीं थे, वो दिए रहता था। लेकिन इस चैप्टर में आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। मतलब इसमें एफएम थोड़ा पार्ट आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे 101, तो व्हाट इज द रिकवरेबल अमाउंट? 101। यहाँ पे आपको इंपेयरमेंट लॉस बुक करने की जरूरत है या नहीं? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऑलरेडी आपकी बुक वैल्यू कम है। कम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ज्यादा रहा तो इंपेयरमेंट आता है। समझ में आ रहा है? whenever there is an excess of carrying amount above recoverable amount, at that time we have to make book impairment loss. समझ में आ रहा है?
अगर मान लेते हैं ये 120 रहता तो इंपेयरमेंट करना पड़ता, तो आप 100 से कंपेयर करते या 101 से कंपेयर करते? 101 से कंपेयर करते। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो व्हिच एवर इज हायर, हायर क्यों ले रही है, समझ में आया क्या? क्योंकि आप हायर वाले ऑप्शन चूज करने वाले, आप बेचने का इरादा नहीं करोगे। हाँ, अगर ये 90 आता तो आप क्या बोलते, सर बेच दो ना तुरंत, मतलब बेच के आज की तारीख में 100 मिल रहा है ना आपको, मैं क्यों 90 पे रुकूं, मैं अभी बेच के दूसरी मशीन ही ले लूंगा। अरे गेटिंग दिस पॉइंट? तो यहाँ पे इसको हम क्या बोलते हैं, रिकवरेबल अमाउंट। व्हाट इज रिकवरेबल अमाउंट? इट इज हायर ऑफ व्हाट, एनएसपी एंड वीआईयू। वीआईयू इज वैल्यू इन यूज, VIU is value in use. Now the main problem regarding VIU is बच्चे रेसिडुअल वैल्यू को भूल जाते हैं। रेसिडुअल वैल्यू को फिर 4 साल या 5 साल बाद रेसिडुअल वैल्यू मिलने वाली है, तो यू हैव टू कंसीडर दैट फैक्टर आल्सो, उसको भी प्रेजेंट वैल्यू पे लाना पड़ेगा, राइट? एंड एनएसपी, व्हाट इज एनएसपी? नेट सेलिंग प्राइस। अब नेट सेलिंग प्राइस नीचे मैंने दिया है, इट इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। बेटा मेरे पास बहुत बड़ी मशीन दी है, क्या वो मशीन निकालने के लिए भी कॉस्ट लगेगा मुझे? मान लेते हैं 100 करोड़ मिलेगा, लेकिन वो 100 करोड़ बोल रहा है कि मुझे अनइंस्टॉल करेगा, तो अनइंस्टॉल करने के लिए मुझे वर्कर्स बुलाने पड़ेंगे, तो क्या उसके लिए पैसा देना पड़ेगा? यस। अल्टीमेटली अगर 100 करोड़ में से 1 करोड़ मुझे बांटना है, तो मेरे हाथ में तो 99 ही आ रहा है ना, तो मेरे हाथ में 99 है, तो मैं उससे कंपेयर करूंगा। अगर आज के आज बेचूं तो मुझे 99 मिलेगा, 100 नहीं मिलेगा, क्योंकि देयर इज आल्सो कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। इज द पॉइंट क्लियर? तो यहाँ पे एनएसपी लेना है, एसपी नहीं लेना, सेलिंग प्राइस नहीं लेना, एनएसपी लेना। व्हाट इज एनएसपी? नेट सेलिंग प्राइस, द नेट अमाउंट व्हिच वी विल गेट इफ वी सेल द एसेट टुडे इटसेल्फ, आज के आज बेचूं तो, राइट? ओके, नेक्स्ट, value in use. What is value in use? Present value of future cash flows plus present value of scrap. This is important, scrap. समझ में आया क्या पॉइंट? वापस जाता है। एक्चुअली इंपेयरमेंट का मतलब क्या होता है? इंपेयरमेंट का मतलब होता है रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट। इंपेयरमेंट का मतलब ये रिडक्शन, ये रिडक्शन लॉस क्या रहता है? whenever your carrying amount is greater than recoverable amount, at that time you need to book impairment, at that time we need to book impairment loss, right? अब अगेन कैरिंग अमाउंट क्या रहता है? इट इज द बुक वैल्यू। बुक वैल्यू कैसे निकालते हैं? जो भी आपको ओरिजिनल कॉस्ट था लेस द डेप्रिसिएशन एंड लेस द प्रीवियस इंपेयरमेंट लॉस इफ एनी। इन शॉर्ट आपकी बुक्स में जितना रह रहा है वही आपका कैरिंग अमाउंट। अगेन आपको निकालने की जरूरत नहीं रहती है, 99.9% दिया रहेगा, आपको निकालने की जरूरत नहीं है। अगर निकालने बोलो निकाल सकते हो क्या? डेप्रिसिएट करने के बाद की जो वैल्यू रहती है उसको कैरिंग अमाउंट बोलता है, बराबर? अगर मैं आपको बोलूं, एग्जांपल दे रहा हूं, 100 करोड़ का मैंने एसेट लिया, 3 साल डेप्रिसिएट किया, 10% के हिसाब से एसेट है 70 करोड़, तो आपके लिए कैरिंग अमाउंट 70 है। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? यस, ओके बाय। रिकवरेबल अमाउंट, रिकवरेबल अमाउंट, व्हाट इज रिकवरेबल? हायर ऑफ व्हाट? NSP और VIU। व्हाट इज NSP? नेट सेलिंग प्राइस। व्हाट इज VIU? वैल्यू इन यूज। नेट सेलिंग प्राइस का मतलब क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। मेरे हाथ में नेट कितना पैसा बचेगा अभी के अभी, प्लस या फिर वैल्यू इन यूज। वैल्यू इन यूज क्या रहता है? इट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ व्हाट? ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लोस प्लस द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द स्क्रैप। इन दोनों को मैं प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आऊंगा तब मुझे क्या मिलेगा? वैल्यू इन यूज। और वैल्यू इन यूज और मैं नेट सेलिंग प्राइस कंपेयर करूंगा, व्हाट विल आई गेट? रिकवरेबल अमाउंट। और रिकवरेबल अमाउंट को मैं कंपेयर करूंगा कैरिंग अमाउंट के साथ, तो मुझे इंपेयरमेंट लॉस करना है या नहीं करना है ये मालूम पड़ेगा। इज द पॉइंट क्लियर एवरीवन? पक्का? ओके। इट डज नॉट फॉलो टू, ये एएस किसको फॉलो नहीं करना, जो खुद की वैल्यू हर एएस खुद निकालता है। एक बैलेंस शीट एसेट में क्या क्या आता है, मुझे थोड़ा एग्जांपल बताइए। एक बैलेंस शीट एसेट में क्या क्या आता है? एसेट में लेट्स से मेरे फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट आता है। फिक्स्ड एसेट में क्या क्या आता है बेटा? टेंजिबल आता है, इनटेंजिबल आता है, ओके, और क्या आता है? यहाँ पर एनसीआई भी आता है ना, इन्वेस्टमेंट्स आता है, राइट? उसके बाद करंट एसेट्स में एक आइटम आता है जिसको हम बोलते हैं इन्वेंट्री, राइट? उसके बाद डेटर्स आता है, डेटर्स के लिए कोई एएस नहीं, वो तो हमने रेवेन्यू रिकॉग्निशन में है, राइट? कैश इक्विवेलेंट उसके लिए कैश फ्लो है। अब वैसे भी कैश को डिक्रीज कभी नहीं होता है, मेरे हाथ में अगर 500 है तो 500 ही है, तो डिक्रीज करने का कोई सवाल ही नहीं उठता, जितना कैश है तो इसकी वैल्यूएशन तो छोड़ ही दो, राइट? उसके बाद एक और आता है, व्हाट इज दिस? DTA। व्हाट इज DTA? दिस इज अ डिफर्ड टैक्स एसेट AS22 पढ़ने वाला है, ये मैंने आपको सिखाया नहीं है, टैक्स मैंने पढ़ा ना, बाद में पढ़ेंगे अपन, राइट? ओके, तो प्लीज ध्यान दीजिए, तो टेंजिबल एसेट और इंटेंजिबल एसेट को ये AS20 अप्लाई होगा, यस। 28 तो मैंने अप्लाई भी किया था अभी, इंटेंजिबल में कंपेयर किया था ना, राइट? NCI इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि AS13 पे बोलता है। इन्वेस्टमेंट को वैल्यू कैसे करते हैं बेटा? इन्वेस्टमेंट कॉस्ट और NRV व्हिचएवर इज लोअर, तो वैसे भी हम लोअर ले रहे हैं, मतलब देखा जाए तो इंपेयरमेंट वहां भी करना है, बस इंपेयरमेंट बोला नहीं जाएगा। मान लेते हैं मैंने खरीदा 1 लाख, लेकिन आज मुझे मिल रहा है 90,000, मैं 90 पे रिकॉर्ड करूंगा, क्या आप ऑटोमेटिकली 10,000 का लॉस बुक कर रहे हो? तो बस मैं नाम नहीं दे रहा हूं इंपेयरमेंट, लेकिन इसके लिए AS13 ने ऑलरेडी बोल दिया है, इसको इंपेयर नहीं बोलता है, इसको हम कॉस्ट और NRV व्हिचएवर लोअर बोलते हैं। क्या इन्वेंटरीज के लिए भी AS2 यही बोल रहा है, और ये डिफर्ड टैक्स एसेट के लिए AS22 है। और एक और आता है WIP, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट।
उसका बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन था नहीं आपको, बट बेटा अगर मैं कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में हूँ, मेरा कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रहा है, क्या ये आधा अधूरा प्रोडक्ट है, तो क्या हम उसको डब्ल्यूआईपी बोलते हैं, तो डब्ल्यूआईपी बोलेंगे तो क्या वो मेरे बैलेंस शीट में आना चाहिए डब्ल्यूआईपी, राइट। तो एस 7 भी आपका एप्लीकेबल नहीं रहता है। तो यहाँ पर ये 4 एस हैं जिसको ये एस एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि उन्होंने खुद ने बताया कि हम कैसे वैल्यू करेंगे, हाउ विल आई वैल्यू। सो यहाँ पे एस 13 इन्वेस्टमेंट्स, एस 2 इन्वेंटरीज, एस 22 डीटीए एंड एस 7 कंस्ट्रक्शन, ये एस इनको एप्लीकेबल नहीं है। इज द पॉइंट क्लियर, राइट। आई वांट एवरीवन टू राइट दिस। लिखना शुरू करेंगे। AS 28 impairment of asset. You need to write these 5 points, 5 or 6 points. क्या एनपीवी कैसे क्या पूरा ये ज्यादा लिखना नहीं है आपको, 5-6 पॉइंट्स है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। चलिए आज देखते हैं कैलकुलेटर स्पीड किसकी है। स्पीड के साथ ये एक्यूरेसी भी चाहिए। और हो गया आपका। ओके, इसके नीचे आपको पॉइंट्स लिखना है। इसके नीचे नॉट एप्लीकेबल टू, दिस एस इज नॉट एप्लीकेबल टू, नॉट एप्लीकेबल टू इन्वेंटरीज, इन्वेस्टमेंट्स, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स एंड डीटीए। और भी कुछ चीजें, बट आपके लिए फिलहाल इतना ही है। डीटीए, डिफर्ड टैक्स एसेट।
पेज 22, क्योंकि इनको वैल्यू कैसे करना है, इनको वैल्यू कैसे करना है ये आपको डायरेक्टली उन वो वाले एएस में सिखाया आपने, इन्वेस्टमेंट्स और एसेट इन्वेंटरीज को कैसे वैल्यू करना है, कॉस्ट और एनआरवी विच इज लोअर। देखा जाए तो वो भी इंपेयरमेंट हो रहा है, बट वहां पे इंपेयरमेंट वर्ड यूज नहीं किया है, हर जगह प्रूडेंस अप्लाई हो रहा है। यस, डन। ओके, अब बताइए इंपेयरमेंट कब करना है? एंड ऑफ द ईयर, ओके। नहीं तो आज आज का दिन मैं बोल रहा हूँ, आज मेरा मन किया मेरे एसेट्स कितने हैं चेक कर लेते हैं एक बार, और फिर देख रहा हूँ आज इतना टाइम है क्या हमारे पास, नहीं तो कब चेक करना पड़ेगा? तो आई विल से नॉट एंड ऑफ द ईयर, एट एवरी बैलेंस शीट डेट। जरूरी नहीं है मैं बैलेंस शीट एक ही बार बनाऊंगा, क्या हमने बैलेंस शीट मेड क्वार्टरली एट ईच क्वार्टर, देन इन शॉर्ट ईच बैलेंस शीट डेट, एट ईच बैलेंस शीट डेट मैंने यहाँ लिखा है, at each balance sheet date the enterprise should assess if there is any indication of impairment loss। कुछ ऐसा दिख रहा है क्या जिससे मेरा लॉस होने वाला है? अगर हाँ, बुक द इम्पेयरमेंट लॉस इमीडिएटली, अभी के अभी, उसको वेट मत करो। एट एवरी बैलेंस शीट डेट, राइट, यू नीड टू असेस, यू हैव टू राइट द सेंटेंस, एट ईच बैलेंस शीट डेट द एंटरप्राइज शुड असेस इफ देयर इज एनी इंडिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। अगर वहां पे कुछ इम्पेयरमेंट लॉस है तो आपको अभी से अभी के अभी चेक करना पड़ेगा। अभी के अभी का मतलब ये नहीं कि डेली, बट यस अगर बैलेंस शीट बन रहा है तो उस दिन आपको चेक, समझ में आ रहा है? अच्छा, मालूम कैसे पड़ेगा आपकी एसेट की वैल्यू कम हो गई? सोचो। तो मैं आपको इंडिकेटर्स दे रहा हूं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। बताइए, नई मशीन आने का मतलब कहने से टेक्नोलॉजी, ओके, टेक्नोलॉजी की वजह से मेरी इस मशीनरी की वैल्यू कम हो गई, इंपेयरमेंट इंडिकेटर है एक, ओके। नेक्स्ट, और सोचो यार, डैमेज हो गया मशीनरी, सो दैट इज इंटरनल फैक्टर, मुझसे डैमेज हो गई वो मशीनरी, ओके। और कुछ, खराब हो गया यार मशीनरी, खराब हो गया, देख वेर एंड टेयर इज द डेप्रिसिएशन, वो उसको नहीं include। यस, द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट हैज फॉलन। तो नेचुरल कैलेमिटी में तो हम इंपेयरमेंट नहीं, हम गोइंग कंसर्न पे आ जाते हैं, मालूम है कि अब आगे बढ़ेगा नहीं बिजनेस, वो भी नहीं मालूम। ओके ओके, सुनो सुनो सुनो, फर्स्ट ओके, इन दैट केस ठीक है, नेचुरल कैलेमिटीज, राइट, और इन केस ऑफ वॉर्स, वी फर्स्ट चेक द गोइंग कंसर्न। हाँ हाँ, अगर हम है आगे कंटिन्यू करने वाले हैं देन वी शुड वर्क फॉर इंपेयरमेंट टू, ठीक है, ओके फाइन। और सोचो, द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट हैज फॉलन। हमने जो मशीनरी परचेस किया था, जो सोच के परचेस किया था, उसका डिमांड है ही नहीं मार्केट में, पॉसिबल, ओके, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी आ गई, ओके। और द मशीनरी इज नॉट वर्किंग सेटिस्फैक्टरीली। हमने सोचा था 1 लाख यूनिट्स हर बार बनाएंगे, वो बना रहा है सिर्फ 30,000, पॉसिबल। तो इंडिकेटर है कि बॉस आपकी कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, आप जो एसिड की वैल्यू पकड़ रहे हैं उतना है नहीं एसिड की वैल्यू, समझ में आ रहा है? और क्या हो सकता है? मार्केट में कंपटीशन, उतना सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, राइट। बीच में जब जियो आया था सबको सुला दिया था उसने, राइट, जियो ने 1 साल पूरा फ्री डाल दिया, तो 1 साल में बाकी सबकी बैंड बच गई, समझ में आ रहा है? तो क्या बाकी सबको इंपेयरमेंट लॉस बुक करना पड़ेगा? आंसर इज यस, क्योंकि उन्होंने जो फ्यूचर सोचा था इतना इतना पैसा आएगा, उतना पैसा आने वाला नहीं है, हर कोई शिफ्ट हो गया वहां पे, तो इनका रेवेन्यू जनरेशन कम हो गया। तो अगर रेवेन्यू जनरेशन कम हो गया तो आप सोचो क्या हो रहा है, मेरा जो आगे का फ्यूचर कैश फ्लोज है वो कम हो जाएंगे, वो कम हो जाएंगे तो मेरी प्रेजेंट वैल्यू ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, देयर इज अ नीड फॉर इंपेयरमेंट। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो ये सब होता ही है। तो इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, तो सिर्फ ये देखने से कि हाँ इंपेयरमेंट बुक करो ऐसा नहीं होता है, वी नीड टू टेस्ट इट, वी नीड टू टेस्ट, मतलब हमें एक बार एसेस करना पड़ेगा, एक बार चेक करना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहां लिखा है वी नीड टू एसेस इफ देयर इज एनी इंडिकेशन ऑफ इंपेयरमेंट लॉस, राइट। कब चेक करना पड़ेगा ये? एट ईच बैलेंस शीट डे। हमें सिर्फ चेक करना पड़ेगा मेरे बैलेंस शीट में जो मैंने एसेट लिखा है क्या उसका रिकवरेबल अमाउंट, व्हाट इज रिकवरेबल अमाउंट, हायर ऑफ व्हाट, एनएसपी और वीआईयू, व्हाट इज एनएसपी, नेट सेलिंग प्राइस, व्हाट इज वीआईयू, वैल्यू इन यूज। इन दोनों में से क्या मेरा कैरिंग अमाउंट ज्यादा तो नहीं हो गया? अगर हुआ है तो उसको कम करना पड़ेगा, दैट इज एन इंडिकेटर, वी नीड टू एसेस, वी नीड टू चेक कि ऐसा क्यों हो रहा है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो यहां पे मैंने कुछ फैक्टर्स लिखे हैं आपके लिए,
इंटरनल एंड एक्सटर्नल क्या हो सकता है? एडवर्स मार्केट कंडीशन, हमने जो सोचा था वैसा नहीं हो रहा है, मार्केट में प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है, राइट? कंपटीशन आ गया मार्केट में। नेक्स्ट, द मार्केट प्राइस हैज डिक्लाइंड सिग्निफिकेंटली। हम सोच रहे थे कि हम 100 रुपीज बेचेंगे, लेकिन अभी 60 रुपीज से लेने ऊपर रेडी है ही नहीं। तो प्रोडक्शन हो रहा है मेरा अच्छे से, लेकिन 60 में बिक रहा है, तो मेरा फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट तो नहीं होने वाला उतना, राइट? द फ्यूचर कैश फ्लोज विल डिक्रीज, और विल डिक्रीज मतलब रिकवरेबल अमाउंट कम होगा आपका, तो इंपेयरमेंट है। नेक्स्ट, चेंजेस इन डिमांड और टेक्नोलॉजी, चेंजेस इन गवर्नमेंट रेगुलेशन। बेटा गवर्नमेंट ने अचानक बोल दिया ये प्रोडक्ट आज से बेचना नहीं, खत्म। जो हमने सोचा था, मशीनरी खरीदा था हमने 10 करोड़ भाई, खत्म हो गई, जीरो होगी वैल्यू, उसको स्क्रैप करना पड़ेगा। क्या इंपेयरमेंट है? द आंसर इज यस। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? नेक्स्ट, करंट इज, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में सुना नहीं होगा। करंट एसेट, सॉरी, कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट एसेट्स। व्हाट इज नेट एसेट्स? नेट एसेट्स क्या होता है? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, एसेट्स माइनस द एक्सटर्नल लायबिलिटीज, राइट? इन शॉर्ट, यहाँ एक एग्जांपल दे रहा हूं, प्लीज ध्यान देना। यहाँ पे मेरा टोटल एसेट है 100 करोड़, तो इसका टोटल भी 100 करोड़ आना चाहिए, राइट? और यहाँ पे मेरे लाइब्रेरीज हैं, एक्सटर्नल लाइब्रेरीज 20 करोड़, मतलब क्या मेरा इक्विटी 80 करोड़ का है? 80 करोड़ का है, मतलब मेरे शेयर्स कितना है? 8 करोड़ शेयर्स हैं 10 रुपए के, बराबर है? बराबर है नहीं के, राइट? व्हाट इज माय नेट एसेट्स? तो मेरे नेट एसेट्स हैं 80, इन शॉर्ट 100 माइनस 20, तो ये हो गया 80, बराबर। अब व्हाट इज मार्केट कैपिटलाइजेशन? मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन इज मेरे शेयर्स की मार्केट में वैल्यू कितनी है, दैट इज मार्केट कैपिटलाइजेशन, राइट? तो 8 करोड़ शेयर्स हैं, इसका मार्केट प्राइस चल रहा है 7 रुपए। 8 करोड़ शेयर्स है मेरे पास, उसका मार्केट प्राइस चल रहा है 7 रुपए। कैन यू प्लीज टेल मी कितना चल रहा है? 56 करोड़। मतलब जो आप दिखा रहे हो ना 80 करोड़ की वैल्यू है आपकी, 80 करोड़ मिलने वाले नहीं है। आज के आज पूरा बिजनेस बेच दो तो भी 56 मिलेंगे। इज देयर अ नीड फॉर इम्पेयरमेंट? द आंसर इज यस। आपका मार्केट में भाव चालू है 56, तो व्हाई आर यू शोइंग 80 करोड़ एन एसेट? नहीं है एसेट आपके पास 80 करोड़ की, अगर आप पूरा बेच दो तो भी 80 नहीं मिलने वाला है आपको। समझ में आ रहा है? आपका मार्केट में उतना भाव ही नहीं है। आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो हिसाब से आपके मार्केट में शेयर्स डील कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपकी वैल्यू 56 करोड़ है, राइट? मतलब आज के आज अगर आप पूरा बिजनेस किसी को दे भी दोगे ना, तो वो किस पे वैल्यू करेगा? वो क्या बोलेगा, आपके पास कितने शेयर्स हैं? 8 करोड़। वैल्यू कितनी मार्केट चालू? 8 रुपए। मतलब आपकी वैल्यू 56 करोड़। व्हाई आर यू शोइंग नेट एसेट्स ऑफ 80 करोड़? क्यों ओवरस्टेट कर रहे हो आपके बैलेंस शीट को? समझ में आ रहा है? सो यू नीड टू इम्पेयर। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? आपको इम्पेयरमेंट बुक करना पड़ेगा। इज द पॉइंट क्लियर? सो व्हेन द वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स इज ग्रेटर देन द मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब आपकी मार्केट में वैल्यू कितनी है आपके शेयर्स की, अगर ऐसा है तो आपको इम्पेयरमेंट बुक करना पड़ेगा। इज द पॉइंट क्लियर? ऑल्सो देयर इज वन ऑफ द फैक्टर, इंटरेस्ट रेट्स हैव इंक्रीज्ड। इंटरेस्ट का रेट बढ़ गया। पहले आपको 12% में मिलता था, अब आपको 15% में मिलेगा। अब सोचो, अगर ऐसा होता है तो क्या मेरा डिस्काउंटिंग फैक्टर चेंज हो जाएगा बेटा? यस। अगर मार्केट में भाव बढ़ गया तो जो मैं सोच रहा था कि अब मान लेते हैं मैंने जो इस पे लोन लिया था मैंने, राइट? 12%, अब मुझे रिटर्न देना पड़ेगा 14% के साथ। मेरा कैश फ्लो तो कम होगा ना बेटा, पैसे ज्यादा जाएंगे बाहर। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे दीज आर द एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड दिस इज द केस वेयर यू नीड टू चेक वेदर देयर इज एनी इम्पेयरमेंट। इज द पॉइंट क्लियर? व्हाट आर इंटरनल? इंटरनल मतलब क्या? फिजिकल डैमेज, राइट? पुअर इकोनॉमिक कंडीशंस, वो जो हमने सोचा था उतना मैन्युफैक्चर हो नहीं रहा है, राइट? हमने सोचा था 1 लाख यूनिट्स बनाएंगे, लेकिन उतना लेबर ही नहीं मिल रहा है मुझे। लेबर क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि मेरी मेरी कंडीशन उतना नहीं है कि मैं उतना लेबर एम्प्लॉय कर पाऊँ। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? सो देयर इज अ नीड फॉर इम्पेयरमेंट। एंड नेक्स्ट, एंटिटी हैज रिस्ट्रक्चरिंग प्लान्स। मैंने सोचा था ये मशीन डिस्कार्ड करके दूसरी दूसरी मशीन ले लेंगे, ऐसे प्लान्स चल रहे हैं। तो ये सबको हम क्या बोलते हैं? इम्पेयरमेंट। इंटरनल और एक्सटर्नल इंडिकेटर्स। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो हर बैलेंस शीट डेट पे आपको ये सब चेक करना पड़ता है। हर बैलेंस शीट डेट पे आपको ये सब चेक करना पड़ता है। यू नीड टू चेक वेदर देयर आर एनी इंडिकेटर्स कि मेरी वैल्यू कम हो रही है, और अगर कम हो रही है तो चेक करो कितना कम हो रहा है और उतना बुक करो लॉस। समझ में आ रहा है? यस, यू नीड टू राइट इंडिकेटर्स ऑफ इम्पेयरमेंट। अगेन, दिस इज नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट। इतना ही नहीं रहेंगे, इससे बाहर और भी बहुत सारे रह सकते हैं। इसमें मैंने ब्रैकेट में लिखा एग्जांपल्स हैं, दीज आर ओनली एग्जांपल्स, दिस इज नॉट द कंप्लीट लिस्ट। ठीक है? इसके अलावा और भी रीजंस रह सकता है। प्लीज राइट अप।
क्या हो गया? सुनो ना करण, लिखो ना क्या, इसलिए बोलता हूँ लिखा करो। नहीं लिखते हो ना तुम गप्पे मारना शुरू कर देते हो, और फिर तुमको दूसरों की लाइफ चालू हो जाता है। हम्म। कैरिंग अमाउंट लिखा है ना बेटा अपन ने, कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट एसेट्स। ओके, देयर इज आल्सो वन मोर, इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज होना चाहिए। इम्पेयरमेंट गेन बुक करना पॉसिबल है क्या? इम्पेयरमेंट गेन, इम्पेयरमेंट का मतलब होता है रिडक्शन। हाँ, तो ये मत बोलना कि सर अगर रेट डिक्रीज हो गया मतलब अपना फायदा हो जाएगा, तो बुक करें क्या? आंसर इज नो। समझ में आ रहा है? चलो हो गया पूरा। ओके, मूविंग है। ओके, चेक वेदर देयर आर एनी इंडिकेटर्स ऑफ इम्पेयरमेंट। कुछ इंडिकेटर दिख रहा है क्या? सिर्फ उतना ही बताना है। इज देयर एनी इंडिकेटर और नो? Carrying amount in books is 640 lakhs. Assets are 2 years old and present market value is 600. प्रेजेंट मार्केट वैल्यू कितना चल रहा है? 600। और मेरे बुक्स में वैल्यू कितना दिख रहा है? 640। इज देयर एन इम्पेयरमेंट? यस, द रिकवरेबल अमाउंट, तो प्रेजेंट मार्केट वैल्यू जो हमारी चल रही है वो 600 है, तो रिकवरेबल अमाउंट 600 है। इज देयर एन इंडिकेटर? द आंसर इज यस, इंडिकेटर है। नेक्स्ट, estimate useful life of the asset has been reduced to 5 years instead of remaining life of 8 years. फिर 8 साल चलने वाला था, 8 साल, और अब 5 साल ही चलेगा ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। यस, इज देयर एन इंडिकेटर? यस, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी, मैं सोच रहा था 8 साल मुझे बेनिफिट्स मिलने वाला है, अब नई टेक्नोलॉजी आएगी तो इससे कोई यूनिट्स बिकने वाले नहीं है मेरे, 5 साल ही बिकेंगे। इज देयर एन इंडिकेटर? यस, तो आपको एसेस करना पड़ेगा और आपको इंपेयरमेंट लॉस बुक करना पड़ेगा। नेक्स्ट, अगर आप कंसिडर भी करोगे बेटा, ये कैरिंग अमाउंट है ना, इज इज द कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट मतलब कि आपकी बुक वैल्यू, आपकी बुक्स में 640 दिख रहा है, मतलब डेप्रिसिएशन के बाद ही दिख रहा होगा, उसकी वैल्यू 600 पे आ गई, राइट? ओके, अच्छे से पढ़ो क्या है। Market rate of interest has declined. Accordingly, there is a decline in the discounting factor from 16 to 15. Impairment है, इंडिकेटर है या नहीं है? नहीं, क्यों? यहाँ पे वर्ड क्या है? डिक्लाइन, फायदा है, नुकसान नहीं है, इंपेयरमेंट नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? और यहाँ पे जिसको प्रॉब्लम आ रहा है प्लीज ध्यान दीजिए, देयर इज अ डिक्लाइन इन द डिस्काउंटिंग फैक्टर फ्रॉम 16 टू 15। बेटा 16% में डिस्काउंट करेंगे बजाय मैं 15% डिस्काउंट कर रहा हूँ, ये फायदा है। समझ में आ रहा है क्या? आपकी परसेंटेज उल्टा कम हो रहा है तो ये आपके लिए फायदा हो रहा है। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट,
ये आंसर देख लेते हैं यहाँ पे। बुक वैल्यू टू मार्केट कैपिटलाइजेशन इज 0.8। बेटा बुक वैल्यू टू मतलब अपॉन मार्केट कैपिटलाइजेशन, इन शॉर्ट ये 0.8 और ये 1 है, ऐसे ही हो गया, राइट। तो क्या मेरा मार्केट कैपिटलाइजेशन ज्यादा है? यस। मार्केट कैपिटलाइजेशन कम रहा तो इंपेयरमेंट लॉस है, मार्केट कैपिटलाइजेशन ज्यादा है बेटा। मैं बता रहा हूं कि मेरी बुक वैल्यू 80 है, लेकिन मार्केट में उसका भाव 100 चल रहा है, तो ये अच्छी बात है ना, देयर इज नॉट लॉस फॉर मी। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो यहाँ पे बुक वैल्यू टू मार्केट कैपिटलाइजेशन इज 0.8, सो द आंसर इज यस। यहाँ पे आपका इंपेयरमेंट की बहुत जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी प्रॉफिट में चल रहा हूँ। आगे 1 से ज्यादा रहेगा तो ओके। जो मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था नेट एसेट्स की, कैलकुलेट करो, देखो क्या आ रहा है। कितना? 35। ओके, आपके नेट एसेट्स कितना है बेटा? आपके एसेट्स कितना है? 100 करोड़, और लाइब्रेरीज कितनी है? 25। मतलब आपके हिसाब से आपके नेट एसेट्स की वैल्यू कितनी आ रही है? 75 करोड़। लेकिन अगर मार्केट के भाव के हिसाब से जाए, कितने शेयर है आपके पास? 5 करोड़। 5 करोड़ 8 रुपए के हिसाब से कितना है? 40 करोड़। मतलब आपको मार्केट में सिर्फ 40 करोड़ मिलने वाला है, जबकि आप बता रहे हो 75। गलत है ना? फिर राइट, ओवरस्टेट कर रहे हो। तो डू यू नीड टू बुक इम्पेयरमेंट? द आंसर इज यस, इट इज एन इंडिकेटर दैट मार्केट कैपिटलाइजेशन हैज रिड्यूस्ड, इट इज एन इंडिकेटर। इज द पॉइंट क्लियर? तो यहाँ पे आपको बुक करना पड़ेगा, मैंने पूरा सॉल्यूशन लिख के दिया बेटा, यू जस्ट नीड टू गो थ्रू दिस शीट वंस अगेन। तो यहाँ पे नेट एसेट्स कितने आ रहे हैं? 75 और मार्केट कैपिटलाइजेशन 40, एंड देयरफॉर यू नीड टू बुक। समझ में आ रहा है? ओके। इसके बाद मैंने कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस रखे, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, इसमें से एक ही क्वेश्चन में आपको पूरा आंसर समझ में आ जाएगा। ओके। A Limited gives you the following cash flows and the discounting rate is 15%. यहाँ पे चेक करो फॉलोइंग कैश फ्लोस। ईयर 21 में आपको 4000 मिल रहा है, 6000, 6000, 8000 एंड 4000। 2025 में वो क्या बोल रहा है? इंक्लूडिंग रेसिडुअल वैल्यू, और रेसिडुअल वैल्यू 1000 है। क्या ये इसके अंदर उसने ऑलरेडी 1000 इंक्लूड कर दिया बेटा? क्या उसने 1000 इंक्लूड कर लिया? मतलब एक्चुअल में कैश फ्लो कितना था? 3000, और रेसिडुअल वैल्यू था 1000। क्या दोनों को सेम रेट लगने वाला वैसे भी? तो फिर ये 1000 की कोई जरूरत नहीं है ना, क्या 4000 से डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो? यस, डिस्काउंटिंग रेट 15% है। आई वांट एवरीवन टू कैलकुलेट 15% पे मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकाल के दो। नाइनटीन, आपने 4 डिजिट्स लिए हैं क्या? ठीक है, अगर गिवन 4 डिजिट्स रहेंगे या 3 डिजिट्स रहेंगे तो उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। नहीं आ रहा है? क्या है ना, आपको थोड़ा राइटिंग वर्क करना पड़ेगा। करना क्या है आपको? आपको सिर्फ एक डिस्काउंटिंग फैक्टर का कॉलम बनाना है एट द रेट 15%, बराबर। तो 1 डिवाइड बाय 1.15 इज इक्वल टू दबाओ, और बाद में इज इक्वल टू दबाते जाओ, आपको आंसर आते जाएंगे। 1 डिवाइड बाय 1.15 कितना आ रहा है? 8695। नेक्स्ट, 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 दैट्स इट। अब आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करके एम प्लस करते जाना है। थैंक यू करण। 18, 521, 522, 520, 530, जो भी आसपास का फिगर, 18500 तक पहुंच गए क्या आप लोग? हाँ ये देखो, लिख के दिया मैंने, सॉल्यूशन भी लिख के दिया बेटा। वो रेड वाला क्वेश्चन है और आपका जो ब्लैक में आंसर लेगा वो सॉल्यूशन है। ठीक है ये? आगे उसने और भी क्वेश्चन दिया है बेटा। क्वेश्चन क्या दिया है? फिक्स्ड एसेट परचेज्ड ऑन 1118 वाज 40,000 lakhs एंड यूजफुल लाइफ इज 8 years। तो आपकी डेट क्या चालू है ऊपर? 31 दिसंबर 20। आपने कब खरीदा?
कब खरीदा आपने? 1118 कितने साल यूज कर लिया आपने? 2018 पूरा यूज कर लिया, 2019 पूरा यूज कर लिया, 2020 पूरा यूज कर लिया, 3 साल यूज कर लिए। 3 साल बाद आपकी वैल्यू कितनी आ रही है? बेटा यूजफुल लाइफ 8 साल है, क्या आपको डेप्रिसिएशन निकालना आएगा? 1 साल का डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है? 5000, 40,000 स्क्रैप दिया नहीं तो अपनी मर्जी से नहीं ले सकते कुछ, जीरो। 40,000 माइनस जीरो डिवाइड बाय, सॉरी स्क्रैप दिया है, आई एम सो सॉरी, 1000 दिया है, ऊपर दिया है बेटा। 40,000 माइनस 1000 डिवाइड बाय 5 कितना आ रहा है? 4875। कितना साल यूज किया आपने? 3 साल। 3 साल का डेप्रिसिएशन कितना होता है? ठीक है, तो एक बार चेक करते हैं बेटा। हम सबसे पहले क्या निकालते हैं? कैरिंग अमाउंट निकालते हैं ना बेटा। सी ए दैट इज अ कैरिंग अमाउंट। आपके बुक्स में कितना दिख रहा है? तो आई विल से कैरिंग अमाउंट के लिए ओरिजिनल कॉस्ट कितना था आपका? कितना? 40,000 रुपीज इन लैक्स है, ठीक है। क्या इसको आपने 3 साल यूज किया? अब डेप्रिसिएशन कितना रहेगा? 40,000 फर्स्ट माइनस स्क्रैप 1000 दिया है ऊपर, डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ 8 साल, ये 1 साल का है। ऐसे 3 साल आप डेप्रिसिएट करोगे, बराबर। 14,625। तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई? क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? ओके, इसको आप किससे कंपेयर करते हो? आर ए से। व्हाट इज आर ए? रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट इज हायर ऑफ व्हाट? एनएसपी और वीआईयू। चेक करो, वीआईयू निकाला है क्या आपने? वीआईयू कितना निकाला है? 18,522। दिस इज द वैल्यू इन यूज। क्या इसके अंदर अपने को रेसिडुअल वैल्यू लेना पड़ता है? यस, लिया है हमने। एंड व्हाट इज एनएसपी? एनएसपी दिया है बेटा, नेट सेलिंग प्राइस। जिस दिन आप बैलेंस शीट बना रहे हो, एज ऑन द बैलेंस शीट डेट, आज की आज में अगर बेच दो कितना मिलेगा? 20,000। तो आप यूज करोगे या बेच दोगे? क्यों यूज करूंगा? बेच देंगे ना बेटा। 18,500 मिल रहा है, 20,000 यहाँ मिल रहा है, तो 20,000 बेचूंगा ना मैं। क्यों यूज करूं? समझ में आ रहा है क्या? तो ऑब्वियसली वी विल टेक हायर ऑफ। तो आज मैं यूज नहीं करूंगा, आज बेच दूंगा। तो व्हाट इज रिकवरेबल अमाउंट फॉर मी? 20,000। अब मुझे बताओ, सीए एंड आर ए इज 20,000। यू ओनली टेल मी, इज देयर एनी नीड ऑफ इम्पेयरमेंट? यस, सीए इज ग्रेटर बेटा, सीए ज्यादा है। आपके कैरिंग अमाउंट आपके बुक्स में दिख रहा है 25,000, आपके बैलेंस शीट में ये ऐसे दिख रहा है 25,375 का, लेकिन जबकि मार्केट में उसका भाव सिर्फ 20,000 है। तो क्या इम्पेयरमेंट बुक करना पड़ेगा? यस, वी नीड टू बुक इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट कितना बुक करेंगे? 5375 का इम्पेयरमेंट लॉस बुक करना पड़ेगा। इज द पॉइंट क्लियर? यस, ओके। क्या क्या पूछा उसने? पहला, कैलकुलेट वीआईयू, डन। सेकंड, कैरिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ 31/12। कैरिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ मतलब क्या? आपकी बुक्स में कितना दिख रहा है? तो आपकी बुक्स में ये दिख रहा है 25,375। मैंने बताया आपको कैसे दिख रहा है। नेक्स्ट, व्हाट इज रिकवरेबल अमाउंट? हायर ऑफ एनएसपी और वीआईयू, अकॉर्डिंगली रिकवरेबल अमाउंट 20,000 हो गया आपका। और चौथा क्या पूछा है? इम्पेयरमेंट लॉस टू बी रिकॉग्नाइज्ड, क्या वो 5375 आ रहा है? समझ में आया सबको पॉइंट? दीस आर द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, 5 मार्क आपको इजीली मिल सकता है, ठीक है ये? ओके, यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपके सामने और मैंने एक हाईलाइट किया है इसके अंदर। वो पहले मैं हाईलाइट का मतलब क्या है पहले वो समझा देता हूँ। हाईलाइट का मतलब क्या है पहले वो समझा देता हूँ। तो बात है 2020 की, ठीक है। 2020 में यहाँ पे एक एसेट दिख रहा था, लेट्स से मशीनरी वाज 40 lakhs। 40 lakhs का ये है। एंड आई फील दिस इज एन एक्सक्लूसिव मशीनरी। ये मशीनरी बनना बंद हो गई है, लेकिन ये मशीनरी के प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत है, एंड देयरफॉर आई फील इसकी वैल्यू बढ़ चुकी है। क्या इंक्रीज करना अलाउड है एज पर AS 10? सोचो। कॉस्ट मॉडल, रिवैल्यूएशन मॉडल। बेटा रिवैल्यूएशन अलाउड था, AS 10 अलाउ करता है। AS 10 बोलता है अगर आपको रिवैल्यू करना है तो इट इज अलाउड। AS 10 ने यही सिखाया ना आपको। कैन यू फॉलो रिवैल्यूएशन? द आंसर इज यस। मैंने मशीनरी का एग्जांपल दिया, चलो बिल्डिंग का देता हूं। मैंने 50 साल ज्यादा हो गए, 10 साल पहले खरीदा था 5 करोड़ में, आज उसकी वैल्यू 25 करोड़ है। कैन आई इंक्रीज? यस। मेरे इन्वेस्टर्स को ट्रू पोजीशन जाने का हक है। क्यों मैं एसेट को 5 करोड़ दिखाऊं जबकि आज के आज बेचो तो 25 करोड़ मिलने को रेडी है? बेचना नहीं है, लेकिन आपको मालूम है ना, तो क्या हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं? आंसर इज यस। थ्रू व्हाट? पीएनएल और रिवैल्यूएशन रिजर्व। रिवैल्यूएशन रिजर्व, तो हम यहां पे रिवैल्यू करते हैं। रिवैल्यूएशन रिजर्व कितना? 10 लाख वैल्यू, सॉरी 10 लाख कितना वैल्यू हो जाएगा? 50 लाख। और यहां पे मैं रिवैल्यूएशन रिजर्व ऐड कर दूंगा। समझ में आ रहा है क्या? अगले साल 2021 में कुछ ऐसा हुआ कि अब मेरे बुक्स में तो 50 लाख दिख रहा है। बात ऐसी हो गई कि मार्केट में इस जैसी और बहुत सारी मशीनरी आ गई,
कंपटीशन बहुत बढ़ गया, राइट, एंड आई फील कि जो रिकवरेबल अमाउंट है, रिकवरेबल अमाउंट अब 35 से ऊपर नहीं है। अगले साल की बात कर रहा हूं, अगले साल आपने डिप्रिसिएट किया होगा ना बेटा, मान लेते हैं 5 लाख डिप्रिसिएट किया, आपकी बुक्स में वैल्यू कितनी हो गई 45 लाख, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी वैल्यू 30 लाख है। तो व्हाट इज द कैरिंग अमाउंट फॉर यू? कैरिंग अमाउंट 45 लाख, एंड व्हाट इज द रिकवरेबल अमाउंट 30, मतलब आज के आज में बेचूं तो मुझे 30 ही मिलेंगे, राइट। सो इज देयर अ नीड फॉर इम्पेयरमेंट लॉस नाउ? यस, कितना? 15, ऑब्वियसली 15 बुक करूंगा, लेकिन 15 पूरा पीएल में नहीं जाएगा, रिवैल्यूएशन रिजर्व है ना, पहले रिवैल्यूएशन रिजर्व यूज करो और बाद में बाकी का बैलेंस जो है वो पीएल में यूज करो। ये तो बहुत बेसिक बात थी कि फर्स्ट यूटिलाइज दैट रिवैल्यूएशन रिजर्व टू द एक्सटेंट पॉसिबल, जितना आपके पास है, और अगर उसके बाद अगर आपका कुछ होता है तो बाकी का बैलेंस डालो ना पीएल में। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? अच्छा, व्हाट इफ अगर यहाँ पे वैल्यू 38 रहता तो इंपेयरमेंट कितना होता? इंपेयरमेंट कितना होता? 38, 7, तो 7 लाख पीएनएल में या रिवैल्यूएशन रिजर्व? सिर्फ रिवैल्यूएशन रिजर्व, तो आज मैं रिवैल्यूएशन रिजर्व दिखाऊंगा 3 लाख। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? समझ में आ रहा है सबको ये? तो वापस आता है, अभी वापस आता है। ऑल्दो मैंने आंसर दिया है इस क्वेश्चन में, ये जो बॉक्स बनाया ना मैं राइट में, ये आप लोगों के लिए चैलेंज है। देखते हैं, पहले मैं क्वेश्चन रीड करवाता हूं, एक बार देख लेता हूं। कॉस्ट ऑफ द एसेट कितना है? कॉस्ट 56। बेटा यहाँ पे कैरिंग अमाउंट नहीं बोला, कॉस्ट मतलब मैंने कितना में खरीदा था, राइट, 56। यूजफुल लाइफ कितना है? 10। स्क्रैप निल, मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। करंट कैरिंग वैल्यू मतलब आज की तारीख कितना? 27.3। सीधी बात है, मैंने डेप्रिसिएट किया होगा कितना तो भी साल किया होगा। यूजफुल लाइफ रिमेनिंग इज 3 इयर्स, कितना साल? 3, मतलब कितना यूज कर चुका हूं मैं? 7 साल। यार 7 साल के हिसाब से बैठ नहीं रहा है हिसाब बराबर, देखो 7 साल के डेप्रिसिएशन के हिसाब से एक साल का डेप्रिसिएशन कितना है? 5.6, 5.6 ना, तो 5.6 के हिसाब से वैल्यू कितनी आनी चाहिए थी? वो 27 बता रहा है। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। रिकवरेबल अमाउंट कितना है? 12 लाख। बेटा इसको हम किससे कंपेयर करते हैं? क्या ये कैरिंग अमाउंट है और ये क्या रिकवरेबल है? क्या मुझे इंपेयरमेंट लॉस बुक करना पड़ेगा? सीधी बात है, इंपेयरमेंट बुक करना पड़ेगा, क्योंकि मैं बुक्स में दिखा रहा हूं 27.3 मेरे, जबकि मेरी मार्केट वैल्यू सिर्फ 12 है, राइट। क्या मुझे 15.3 का इंपेयरमेंट लॉस बुक करना पड़ेगा? यस, समझ में आ रहा है? अब 15.3, अब वो क्या बोल रहा है? अपवर्ड रिवैल्यूएशन डन लास्ट ईयर, पिछले साल ही आपने रिवैल्यू किया था, कितना? 14 लाख। अब मुझे बताइए 15.3 में सीधा पीएल में जाएगा क्या? 14 लाख किसको चार्ज करोगे आप? रिवैल्यूएशन रिजर्व को, तो पीएल में कितना जाएगा? एकदम इजी हो गया। तो उसने क्या बोला? फर्स्ट इंपेयरमेंट लॉस, इज देयर इंपेयरमेंट लॉस? यस, कितना? 15.3, ओके डन। सेकंड, ट्रीटमेंट ऑफ इंपेयरमेंट लॉस, तो ट्रीटमेंट क्या रहेगा? मतलब आप किसको डेबिट करोगे? पहले फर्स्ट यू विल यूटिलाइज टू द रिवैल्यूएशन रिजर्व एंड द बैलेंस टू पीएन 1.3। क्या ये पॉइंट समझ में आ गया? और थर्ड, करंट ईयर डेप्रिसिएशन। बेटा करंट ईयर डेप्रिसिएशन आज की तारीख में आपकी वैल्यू कितनी है भाई? 27.3 पहले हुआ करती थी, अब आपने कम कर दिया। 27.3 में से क्या आपने 15.3 माइनस कर दिया? यस, तो आपकी वैल्यू कितनी हो गई? 12 बराबर। एंड अब कितनी लाइफ बाकी है? 3 साल। डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या है? डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ रिमेनिंग, 4 लाख। क्या करंट ईयर डेप्रिसिएशन 4 लाख होगा? पहले समझ में आ गई? मतलब ये क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, लेकिन मैंने आपके लिए एक चैलेंज रखा है यहाँ पे। हाउ डिड दे कैलकुलेट द कैरिंग अमाउंट? हाउ डिड दे कैलकुलेट दिस 27.3? क्योंकि अगर वो 27.3 नहीं देते तो आपको निकालना पड़ता, राइट। ऐसा मान लो कि ये नहीं है, आपको आंसर लाना है, आंसर मालूम है आपको, अब बताओ लाया कैसे? AS 10 है बेटा। कैसा है? मुझे डॉट टू डॉट आंसर लाके दो। दैट इज द पॉइंट, दैट इज द पॉइंट। यहाँ पे बेटा रिवैल्यूएशन का हुआ इस साल या पिछले साल? पिछले साल, मतलब उसने डेप्रिसिएशन पहले 6 साल किया होगा, राइट। तो हुआ ऐसा होगा कुछ, 56 से स्टार्ट किया होगा आपने, राइट। एक साल का डेप्रिसिएशन कितना आता है बेटा? एक साल का, तो 56 माइनस 0 अपॉन 10, 5.6 आता है। ऐसे आपने 6 साल डेप्रिसिएशन किया होगा, बराबर। 6 साल का डेप्रिसिएशन कितना आता है? तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई? 22.4, ये आपकी वैल्यू है। इस दिन आपने रिवैल्यू किया अपवर्ड, कितना रिवैल्यू किया? 14, तो आपकी वैल्यू कितनी हो गई? 36.4, बराबर। आपकी वैल्यू कितनी हो गई? 36.4। अब लाइफ कितनी बाकी थी? 4 साल। तो आपने फिर से डेप्रिसिएट किया होगा, कैसे किया होगा? 36.4 माइनस 0 स्क्रैप अपॉन 4 इयर्स, 9.1
और ये माइनस करने के बाद आपका बराबर 27.3 आता है, विच इज द कैरिंग अमाउंट। आया समझ में? ये तो ये एग्जामिनर का बड़प्पन उसने दे दिया आपको, नहीं तो आपको पहले यही निकालना पड़ता। समझ में आ रहा है? ये AS28 नहीं है, ये AS10 है। AS10 ने आपको सिखाया कि यू कैन रिवैल्यू, राइट, यू कैन रिवैल्यू। तो रिवैल्यूएशन जब भी होगा क्या रीएस्टिमेशन हो सकता है? यस। तो रिवैल्यूएशन करने के बाद अगर आप रीएस्टिमेट भी करते हो लाइफ या कुछ भी चेंज करते हो तो आपका डेप्रिसिएशन चेंज होता है अकॉर्डिंगली। गेटिंग दिस पॉइंट? तो यहाँ पे मैंने पूरा आंसर दिया बेटा। कैरिंग अमाउंट कितना था? 27.3। रिकवरेबल अमाउंट कितना था? 12। तो इज देयर नीड टू बुक इम्पेयरमेंट? यस। कितना? 15.3। ट्रीटमेंट में क्या था? ट्रीटमेंट में सबसे पहले एडजस्ट करेंगे 14 लाख रिवैल्यूएशन रिजर्व में, एंड बैलेंस किसको ट्रांसफर करेंगे? पीएल को 1.3। एंड करंट ईयर डेप्रिसिएशन बेटा, करंट ईयर डेप्रिसिएशन आज के लिए वैल्यू कितनी है आपकी? 12 लाख रुपए, क्योंकि 15.3 तो माइनस कर दिया आपने, वैल्यू कितनी है? 12 लाख। और 12 लाख को आप अगर डेप्रिसिएट करोगे अगले 3 सालों के लिए तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 4 लाख। इज द पॉइंट क्लियर है? समझ में आ रहा है? ओके। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं बेटा। ये मैंने आपको सॉल्यूशन लिख के दिया उसका, हाउ डिड दे कैलकुलेट 27.3। ठीक है, ये मैंने आपको आंसर लिख के दिया कि कैसे उन्होंने 27.3 लाया। ओके, चलो इसका आंसर निकाल दो जल्दी। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो। आपको दो चीजें निकालनी है बेटा, एक कैरिंग अमाउंट और एक रिकवरेबल अमाउंट। बहुत इजी था क्वेश्चन, बहुत बेसिक क्वेश्चन। हाँ ना, तो कैरिंग अमाउंट निकालो ना बेटा। कितना? 2 करोड़। डेप्रिसिएशन आया बेटा, वैल्यू। हाँ चेक करो बेटा, 3 साल है ना, 3 साल रिमेनिंग लाइफ है, मतलब 7 साल आप डेप्रिसिएट कर चुके हो। 8 लाख पे 10% 80,000 होता है एक साल का, 7 साल का कितना? 560। तो 8 लाख माइनस 560 विल गिव यू 240। इज देयर अ नीड फॉर इम्पेयरमेंट? इम्पेयरमेंट यस। रिकवरेबल अमाउंट कम हो गया बेटा, मतलब आपकी मार्केट वैल्यू कम हो गई, इम्पेयरमेंट लॉस बुक करो। कितना? अच्छा, उसने रिकवरेबल अमाउंट कैसे लाया होगा बेटा? उसने दो चीजें कंपेयर किया होगा। क्या कंपेयर किया होगा? एनएसपी एंड वीआई। उससे कंपेयर किया होगा, जो भी हायर आया होगा उसने ले लिया होगा, और फिर हमने कंपेयर किया। क्या ये पॉइंट क्लियर? यस। यहाँ पे पूरा रेडीमेड था। अब ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया? मुझे थोड़ा सा प्रेजेंटेशन सिखाना था इसमें। हाउ डू वी प्रेजेंट एन एसेट? आपकी बैलेंस शीट में जो आता है ना पीपी, बैलेंस शीट में याद है नॉन करंट एसेट्स में पीपी आता है, पीपी में वो नोट्स आता है ना, नोट्स, वो नोट्स में ऐसे लिखना पड़ता है। आपको ओरिजिनल कॉस्ट कितना था? 8 लाख। टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया था? 5,60,000। मतलब आपकी वैल्यू हो गई 240। क्या आपने और कम किया? यस। क्या नाम से कम किया? इम्पेयरमेंट लॉस 150, एंड आपका आउट ऑफ कॉलम 90,000 आएगा। दिस इज द बैलेंस शीट प्रेजेंट। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? इस तरह बैलेंस शीट में शो करना पड़ता है। ये सिर्फ मैंने बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन के लिए लिया था। ठीक है, बाकी क्वेश्चन वाज वेरी सिंपल। सबको समझ में आया क्या? देखते हैं आगे का क्वेश्चन। रुको रुको, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए बेटा आप लोगों के लिए। एक्चुअली ये फाइनल का एएस है। मैंने अभी तक इसके अंदर सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस डाला, इसमें से कुछ होमवर्क मिलने वाला है आपको आज। क्वेश्चन आपके सामने स्टार्ट सॉल्विंग, स्टार्ट सॉल्विंग जी। अभी लिखो ना, एक तो लिखो मेरे लिए। ट्राई टू राइट द गिवन इंफॉर्मेशन फर्स्ट। क्या था बेटा डेफिनेशन वीआईयू का? फुल फॉर्म नहीं बोल रहा। हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू कैलकुलेट, इट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोस प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द रेसिडुअल वैल्यू आल्सो। डोंट फॉरगेट दैट रेसिडुअल वैल्यू। तब वैल्यू इज नथिंग बट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन टुडेज, मतलब वो प्रेजेंट वैल्यू आज के आज के टाइम पे, where the discounting factor is 15%। मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, क्लियर दे रहा हूँ आपको, राउंडिंग अप टू 4 डिजिट। ठीक है, अब सबका आंसर सेम आना चाहिए। 4 डिजिट, 12 डिजिट नहीं, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे।
लिख के 12 डिजिट 4 डिजिट में आंसर निकालो, 12 डिजिट नहीं चाहिए मुझे। ऑल्दो 12 डिजिट इज द एक्यूरेट आंसर, बट आई वांट 4 डिजिट। तो एक और थोड़ा अलग कर दूं क्या? मुझे 3 डिजिट में आंसर ला के दो। मुझे 3 डिजिट में आंसर चाहिए, 4 डिजिट में नहीं चाहिए। 1 डिवाइड 1.15 कितना आ रहा है? 1 डिवाइड 1.15 869। आगे क्या है? तो इसको 87 कर सकता है। कंफ्यूज? अच्छा ठीक है, ठीक है, एक लो 4 डिजिट में। जो मर्जी बोलो, लो, जो मर्जी वो लेके आओ। इसके नीचे सॉल्यूशन नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन है। अपने आप को कैटेगराइज किस में कर रहे हैं फिर ये जो तुम्हारे कैलकुलेटर पे बोलते रहते कमेंट, वो तो वो बोलेंगे हमको थर्ड कैटेगरी में डालो। तो मैं दिन भर सिर्फ सी इंटर के लेक्चर दूं। हाँ बेटा, इस एएस पे मैंने ज्यादा क्वेश्चंस लिए हैं, प्रैक्टिकल में ज्यादा क्वेश्चंस डालने का रीजन एक ही था। दिस वाज द एएस व्हिच वाज इनिशियली इन योर फाइनल लेवल, अभी इंटर लेवल पे आ गया है। तो कुछ निकाला क्या? वीआईयू निकाला क्या? 37 लाख। ओके, कोई 4 डिजिट पे आंसर दे दो और कोई 12 डिजिट पे भी आंसर दे दो बस। हाँ, कितना आ रहा है भाई? कितना आ रहा है? इतना फर्क? 37 34 क्या कर रहे हो? 4 डिजिट वाला कितना है? इतना फर्क तो नहीं आएगा बॉस, 37 34 नहीं आएगा। हाँ बोलो, 34। हाँ आप बोलो। हाँ इतना फर्क ठीक है, इतना फर्क ठीक है। ये 37 पे है। करण आप क्या भूल के पता है क्या? सेकंड पॉइंट, रेसिडुअल वैल्यू। कुछ तो भी रह गया। रेसिडुअल वैल्यू लिया क्या आप लोगों ने? आप लोगों ने रेसिडुअल वैल्यू लिया? रेसिडुअल वैल्यू लिया? क्या करते हो यार, मतलब सारे क्वेश्चंस वही करो। ओके तो ये ईयर है बेटा, ईयर, ईयर 1 2 3 4 5 6। फ्यूचर कैश फ्लोज इन लैक्स कितना दिया है? 10 10 10 8 8 एंड 8, राइट। एंड 6th ईयर पे आपको रेसिडुअल वैल्यू मिलेगा, कितना है रेसिडुअल वैल्यू? 6 लाख। अब जिसको ये रुपीज इन लैक्स में प्रॉब्लम आता है वो 0 0 लिख दो बेटा, ठीक है। कितना रहेगा डिस्काउंटिंग फैक्टर? एट द रेट 15%। आई वांट 4 डिजिट्स। पॉइंट पॉइंट 15 1 डिवाइडेड 1.15 बेटा, 8695। नेक्स्ट, मैं मेरा कैलकुलेटर लेके बैठता हूँ बेटा, आप लोग आंसर दोगे नहीं। आंसर कोई दे नहीं रहा है मुझे। आंसर चेंज। 37
उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू निकालना है और आपको टोटल निकालना है, ठीक है क्या? 37। ओके, एक सेकंड, ये 3 डिजिट जिसने 4 डिजिट पे लिया, मतलब ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे, उससे मल्टीप्लाई करके बोला कितना? 43। सुनो, ये जो लिखा है ना मैंने, ये जो लिखा है ना, मुझे इस पे आंसर चाहिए। जो मैंने लिखा है मुझे उसका आंसर चाहिए, मुझे और आपके आंसर नहीं चाहिए। 47, 43, 360। ओके, बेटा एक सेकंड, अभी ये सबको आता है क्या? ये सबको आता है, पक्का आता है कि एफएम सिखाऊं मैं अभी? हाँ बेटा, दिस इज द डिस्काउंटिंग फैक्टर, दिस इज द डिस्काउंटिंग फैक्टर, ठीक है? इसमें कुछ बोला नहीं उन्होंने, बट आपको प्रेजेंट तो करना पड़ेगा ना, आपको डिस्काउंट फैक्टर लिख के बताना पड़ेगा, ये टेबल बनाना पड़ेगा। आप टेबल में 12 डिजिट लिखोगे क्या आप? नहीं, आपको 4 डिजिट से आंसर निकालना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? यू कैन मेक इट 3 और यू कैन मेक इट 4, या फिर एग्जाम में जो दिया रहेगा, अगर उन्होंने दिया डिस्काउंट फैक्टर आर सो एंड सो, तो जो उन्होंने दिया है वही कॉपी करना है। 12 डिजिट अलाउड नहीं रहेगा, तो अगर 3 डिजिट देंगे तो 3 डिजिट लेना आप। समझ में आ रहा है? ठीक है बेटा, उतना अलाउड। तो व्हाट इज दिस, हमने क्या निकाला अभी? इसको क्या बोलते हैं? इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं वैल्यू इन यूज। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? एग्जाम में वी आई यू लिखना अलाउड नहीं है, वैल्यू इन यूज पूरा लिखना पड़ेगा। क्लियर है क्या पॉइंट? आगे सेकंड क्या बोला है? द रिकवरेबल अमाउंट। व्हाट इज द रिकवरेबल? कैसे निकालते बेटा रिकवरेबल? हायर ऑफ व्हाट? एनएसपी और वीआईयू। वीआईयू तो आ गया, क्या सेलिंग प्राइस दिया है आपको? ओके, इज देयर एनी कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल? कहां है कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल? कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल मतलब बेचने के लिए कुछ खर्चा करना पड़ेगा क्या? नहीं, तो इसके लिए 40 लाख ही है। अगर वो बोलता देयर इज अ कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल 1 लाख रुपए, तो आपको 40 लाख नहीं होता, 39 लाख होता। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? 39 हो जाता। तो यहाँ पे नहीं दिया है, इसलिए नेट सेलिंग प्राइस 40 लाख ही है। अब मुझे बताओ रिकवरेबल अमाउंट आपके क्या रहेगा? रिकवरेबल अमाउंट इट इज हायर ऑफ व्हाट? एनएसपी और वीआईयू, बराबर है क्या? तो इस बार रिकवरी कितना रहेगा? 40 लाख। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ओके, और आपका कैरिंग निकाला क्या आपने? दिया है क्या रेडीमेड? कहां दिया है? हाँ दिया है, कैरिंग अमाउंट 42 लाख, बराबर। तो इज देयर अ नीड फॉर ये इम्पेयरमेंट? कैरिंग अमाउंट इज 42 लाख, रिकवरेबल अमाउंट इज 40 लाख, एंड देयरफॉर इम्पेयरमेंट लॉस बुक करना पड़ेगा कितना? इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ 2 लाख। क्या ये पॉइंट क्लियर है? इजी क्वेश्चन से बताइए, उसमें भी आप सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू में खेलते बैठे हो। अरे एफएम का वो बोलता है ना, एकदम स्टार्ट पार्ट था, बेसिक एकदम डिस्काउंटिंग। नहीं बेटा 37, वो 34 बोल रहे थे। क्या गलती किया था? लिए नहीं था। वेरी गुड। जब मैं बता रहा था तब मैंने वहीं से स्टार्ट किया था। बच्चे ये मिस करते हैं, इस पे ध्यान देना। हाँ, आगे आगे आगे, फोर्थ पॉइंट क्या पूछा? ये 3 पॉइंट हो गए। वो क्या बोल रहा है? व्हाट विल बी द इम्पेयरमेंट लॉस इफ द नेट सेलिंग प्राइस वाज 35? तो यहाँ पे व्हाट इज कैरिंग अमाउंट? 42 लाख। एंड आपका रिकवरेबल अमाउंट कितना हो जाएगा बेटा? ये वाला हो जाएगा वैल्यू इन यूज। समझ में आ रहा है? वैल्यू इन यूज हो जाएगा बिकॉज व्हाट इज रिकवरेबल अमाउंट? इट इज हायर ऑफ एनएसपी एंड वैल्यू इन यूज। तो वैल्यू एनएसपी यहाँ पे 35 लाख था, लेकिन वैल्यू इन यूज 37 है, तो 37.43, राइट? तो आपका इंपेयरमेंट कितना आएगा? वो जो भी आ गया, मैंने रुपीज इन लाख लिखा है। समझ में आ रहा है क्या? लॉजिक समझ में आया सबको? तो आपका रिकवरेबल अमाउंट चेंज हो जाएगा एंड देयरफॉर आपका आंसर भी इंपेयरमेंट लॉस चेंज हो जाएगा। तो क्या हुआ? इतने होमवर्क नहीं दूंगा ना, 10-11 क्वेश्चन पूरे होमवर्क करोगे क्या? ओके ओके, इसमें एक पार्ट नया है। क्वेश्चन नंबर 6 मैं रीड कर रहा हूँ, प्लीज ध्यान दीजिए।
G Limited acquired a machine on 1st April 2020 for rupees 7 crores and had an estimated life of 7 years. तो 1st April 2020 में उसने परचेस किया था 7 करोड़ में और यूजफुल लाइफ कितना है उसका 7 years. आगे the machine is depreciated on SLM basis and did not carry any residual value. On 1st April 2024, the carrying value of the machine was reassessed at rupees 5.1 and the surplus arising out of revaluation being credited to revaluation reserve. मतलब उसने revaluation reserve बनाया, revaluation reserve बनाया, right? एक बार चेक करते डेट्स के साथ क्या हो रहा है. 1st April 2020 के दिन परचेस किया आपने, कितने में परचेस किया? 7 करोड़ में. लाइफ कितनी? 7 साल. Is there any scrap given? No, scrap is not given. And therefore आप क्या करोगे? Depreciate करोगे कितना? 1 साल का 1 करोड़. 1 करोड़ कितने साल depreciate किया बेटा आपने? अच्छे चेक करो बेटा, 3 साल. 1st April में परचेस किया आपने. पहला डेप्रिसिएशन कब चार्ज करोगे? 31st March 2021, 31st March 22, 31st March 23. 3 साल ही है ना? नहीं, 1st April 24 दिया. ठीक है. ओके, 4 साल में कितना वैल्यू आ रहा है? आ रहा है, ठीक है, इतना आ रहा है फिर उसका 3 करोड़ आ रहा है उसका वैल्यू. 2 करोड़. ठीक है. एंड 3 करोड़ से आप 5.1 कर रहे हो, मतलब कि आपने रिवैल्यूएशन किया. कितना रिवैल्यूएशन किया? 2.1 करोड़. समझ में आ रहा है? तो रिवैल्यूएशन रिजर्व कितना हो गया आपका? 2.1 करोड़. यहां तक क्लियर है? फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2026, conditions indicating on impairment of the machine existed and the impairment recoverable ascertained to be only 79 lakhs. 26 नहीं आना चाहिए. कितने years हो रहे हैं यहाँ पे? 2 साल और हो रहे हैं. हाँ ठीक है, 26 ही पकड़ना. एग्जैक्टली क्या हुआ मैं डेट्स के हिसाब से लेके चलता हूँ. तो 1/4/2020 के दिन आपका कॉस्ट कितना था? 7 करोड़. राइट. आपने कितना साल डेप्रिसिएट किया? 4 साल. 31st March 2024 था टिल डेप्रिसिएशन फॉर 4 years. राइट. 4 साल आपने डेप्रिसिएट किया. कैसे किया? 7 करोड़ माइनस 0 डिवाइड बाय 7 years और इनटू 4 years. 4 साल का एक साथ डेप्रिसिएशन ले लिया. राइट. कितना आ रहा है? 4 करोड़. और आपकी वैल्यू कितनी बच गई? राइट. दिस इज द डब्ल्यूडीपी. और उसके बाद आपने क्या किया? उसको रिवैल्यूएशन रिजर्व लगाया. एड रिवैल्यूएशन रिजर्व. कितना रिवैल्यूएशन रिजर्व लगाया? 2.1 करोड़. तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई? 5.1 करोड़. क्या पॉइंट क्लियर? राइट. ये वैल्यू कब है बेटा आपकी? दिस इज द कैरिंग अमाउंट ऑन 1/4/24. बराबर. क्या आपने और डेप्रिसिएट करना शुरू रखा होगा? अब वो 31st March 26 को बोल रहा है. राइट. तो हमको क्या वहां तक वैल्यू निकालनी पड़ेगी? यस. तो हम 2 साल का और डेप्रिसिएट करेंगे. लेस डेप्रिसिएशन फॉर 2 years. कितना आएगा? 5.1 माइनस 0 डिवाइड बाय कितना? 3 years इंटू 2 years 3.4. तो आपके लिए वैल्यू कितनी बच गई? 1.7. क्या यहां तक पॉइंट समझ में आ रहा है सबको? इज दिस द कैरिंग अमाउंट ऑन 31st March 2026? क्या यहां तक पॉइंट क्लियर है? मतलब मैं यहां तक पहुंच चुका हूं. मतलब मेरे बुक्स में उसकी वैल्यू है 1 करोड़ 70 लाख. राइट. ये वैल्यू है. इसको हम क्या बोलते हैं? कैरिंग अमाउंट. CA. अब वो क्या बोल रहा है यहां पे? अच्छे से क्वेश्चन पढ़ते हैं. उसने बोला द अमाउंट रिकवरेबल एसेटेड टू बी ओनली 79 लाख. इज देयर इंपेयरमेंट? यस. तो इसको हम कैसे कंपेयर करते हैं बेटा? 79 लाख मतलब 0.79 करोड़. इज दिस द रिकवरेबल अमाउंट? तो इसमें आपका इंपेयरमेंट कितना आएगा? कितना आ रहा है? 0.91. 91 लाख लिख दो. यस. 91 लाख. ओके. क्या रिवैल्यूएशन रिजर्व यूज कर सकते हो आप? कितना? 2.1 किया, लेकिन उतना है नहीं आपके पास. उतना रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं है. आप बोलोगे सर है. मैं बोलूंगा नहीं है. क्यों? क्योंकि वो ब्लू सेंटेंस. व्हाट इज दैट ब्लू सेंटेंस? प्लीज ध्यान दें. G Limited had followed the policy of writing down the revaluation surplus by the increased charge of depreciation resulting from the revaluation. क्या रिवैल्यूएशन होने की वजह से आपका डेप्रिसिएशन बढ़ गया? यस. पहले कितना आता था डेप्रिसिएशन? पहले डेप्रिसिएशन कहने से पहले इनिशियल डेप्रिसिएशन वाज 1 करोड़. राइट. और अभी डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है? 1.7. तो क्या एक्स्ट्रा 7.7 हमने रिवैल्यूएशन रिजर्व यूज किया होगा?
यस, कितने साल? 2 साल। नाउ प्लीज टेल मी, आपको जो रिवैल्यूएशन रिजर्व था, रिवैल्यूएशन रिजर्व कितना था वो? 2.1 करोड़, बराबर। और एक्सेस डेप्रिसिएशन कितना था? एक्सेस डेप्रिसिएशन वाज इट 70 लाख, 0.7 करोड़। 2 साल आपने एक्सेस किया तो वो पीएनएल में नहीं लिखा आपने, वो रिवैल्यूएशन रिजर्व राइट ऑफ किया। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? वो आपने रिवैल्यूएशन रिजर्व राइट ऑफ किया, ऐसा वो बोल रहा है क्वेश्चन। तो यहां पे लेस एक्सेस डेप्रिसिएशन, एक्सेस डेप्रिसिएशन 1.7 किया, जबकि होना 1 चाहिए था, बराबर। कितने साल किया ऐसे? 2 साल। कितना हो जाएगा ये? 1.4 सीआर। तो आपके रिवैल्यूएशन रिजर्व में बचा कितना है बेटा? तो बैलेंस इन रिवैल्यूएशन रिजर्व इज ओनली दिस वन। बैलेंस इन रिवैल्यूएशन रिजर्व इज ओनली 0.7 करोड़, राइट। अब मेरा मतलब इन शॉर्ट 70 लाख लिखूंगा यहाँ पे, इजी हो जाएगा आपके लिए। 70 लाख है, राइट। अब मेरा लॉस कितना हुआ? इंपेयरमेंट लॉस 91। 91 में से पहले क्या यूज करेंगे आप? रिवैल्यूएशन रिजर्व, और बाकी का 21 विल गो टू पीएनएल। इज द पॉइंट क्लियर? तो ये नया पॉइंट सिर्फ यही था यहाँ पे कि रिवैल्यूएशन रिजर्व आइडियली पहले माइंड में क्या था? सर 91 लाख है और मेरा रिवैल्यूएशन रिजर्व 2.1 करोड़ है, तो मैं पूरा रिवैल्यूएशन रिजर्व में लिखूंगा। द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि बिकॉज देयर वाज अ सेंटेंस कि जो भी एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन था जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रिवैल्यूएशन, देयर वाज चार्ज टू रिवैल्यूएशन। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? मैंने 1.4 करोड़ ऑलरेडी रिवैल्यूएशन तो माइनस कर चुका हूं, एक्स्ट्रा नहीं है मेरे पास कुछ भी। तो आई एम हैविंग ओनली 70 लाख विद मी राइट नाउ, एंड 91 लाख में से 70 लाख कहां जाएगा? रिवैल्यूएशन रिजर्व में, और बाकी 21 लाख क्या करोगे आप? पीएनएल में। इज द पॉइंट क्लियर एवरीवन? पक्का? तो ये सॉल्यूशन यहां से लेके आप ये कॉपी कर सकते हो बेटा। हाँ, मुझे सिर्फ एक्स्ट्रा क्या लिखाना था, ये वाला पार्ट समझाना था। समझ में आया क्या ये पार्ट? पक्का समझ में आया? द स्टार मार्क पॉइंट वाज ओनली दिस वन, दिस वाज द स्टार मार्क पॉइंट। द एक्सेस डेप्रिसिएशन, जो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन चार्ज किया था ना, वो आपने किसको चार्ज किया? रिवैल्यूएशन रिजर्व को चार्ज किया। एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन समझ में आया सबको? ओके। आज का आपका होमवर्क 6-7 क्वेश्चंस। कौन से क्वेश्चन से बताया जो हमने अभी किया? वैल्यू इन यूज वाले, राइट। रिकवरेबल अमाउंट कैसे निकालना है, कैरिंग अमाउंट कैसे निकालना है, ये प्रैक्टिस के लिए मैंने रखा है। ये एएस को मैं दूसरों से ज्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा। द रीजन इज ये फर्स्ट टाइम आया इंटर लेवल पे, ठीक है। इंटर लेवल पे आपको फर्स्ट टाइम आया, इसके पहले इंटर लेवल पे नहीं था ये। जस्ट दे हैव इंट्रोड्यूस्ड इन द इंटर लेवल, तो इस पे चांसेस हैं क्वेश्चंस आने के, और ज्यादातर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे थ्योरी से ज्यादा, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए ज्यादा रखे हैं। तो आपका होमवर्क रहेगा आज का, ये शीट में अगर 10 क्वेश्चंस हैं तो आपको ये 10 के 10 पूरा सॉल्व करना है। 1-2 सॉल्व हमने कर लिया है, बाकी के 7-8 जो रहेंगे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन कितना लग रहा है आपके हिसाब से? उतना है। और हर एक में आपको प्रेजेंट वाले लेके नहीं बैठना है बेटा, किसमें रिकवरेबल अमाउंट डायरेक्ट भी है, वो सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू भी टाइम लगता है ना, बाकी सब तो बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। ओके, स्टॉप करते हैं इसको।